गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं यांत्रिक ऊर्जा से। तो देखो, सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में आपको ऊर्जा के प्रकार बताए थे। यांत्रिक ऊर्जा होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा के विभिन्न रूपों को बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं के योगफल के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु की अगर यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे हम, तो वो इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। अब यहां पर दो ऊर्जाएं हो रही है, एक आ रही है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी आ रही है गतिज ऊर्जा। इन दोनों के बारे में देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और गतिज ऊर्जा कैसे होगी। तो किसी भी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण उसमें जो संचित या निहित ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, स्थिति के कारण निहित बोल सकते हैं या संचित बोल सकते हैं, ये कौन सी ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। अब बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा होगी वो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो संचित होने वाली ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ये सिंपल भाषा में लैंग्वेज है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण संचित होने वाली ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु की उसमें गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण जो संचित होने वाली ऊर्जा होगी, गति के कारण संचित ऊर्जा, वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का जो कुल योग होगा वही उस वस्तु की कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है वो हमेशा संरक्षित रहती है, अर्थात उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो किसी भी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब यहां पर देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है। किसी वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है, तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होगी, केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा ही उसकी क्या कहलाएगी, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा तो क्या होती है, शून्य होती है। और इसी प्रकार कई बार वस्तुओं में क्या होता है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। तो उनकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का योगफल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों साथ साथ हो, एक मैक्सिमम हो और एक शून्य हो जाए। मान लो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है और गतिज ऊर्जा है नहीं, तो ये शून्य होगी, तो भी तो वो यांत्रिक ऊर्जा ही है। और यदि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा हो और स्थितिज ऊर्जा शून्य रहे, तो भी वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, दो तीन, कि किस तरीके से यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करें, जैसे एक लकड़ी का गुटका है, लकड़ी के गुटके में हथौड़े से कील ठोकना, लकड़ी के गुटके में हथौड़े से कील ठोकना। अब ये किस तरीके से होगा, देखो हमें, जब मानो एक लकड़ी का गुटका ले लिया हमने यहाँ पर बड़ा सा, और उसमें मेरे पास में बड़ी सी नेल है, कील, उस कील को मैं उस गुटके पे रखता हूं और हथौड़े से उस पे प्रहार करता हूं। तो देखो, हथौड़ा है, उसको जब हम ऊपर उठाते हैं तो हथौड़े के भार के कारण उस हथौड़े को हम ऊपर उठाएंगे तो उस पे क्या करना होगा, हमें कार्य करना होगा, और वही कार्य उस हथौड़े में किस रूप में संचित हो जाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जैसे मान लो ये हथौड़ा है, ये यहाँ पे पड़ा है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको उठाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ। अब मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो इसके भार के कारण ये नीचे आने की प्रवृत्ति रखता है, इस पे मतलब नीचे की ओर बल लगेगा, और उस बल किसके कारण लगेगा, भार के कारण।
भार होगा ना mg, गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगने वाला भार होता है mg, तो उस भार के कारण ये नीचे गति करनी, इतना विस्थापन करने की प्रवृत्ति रखता है, इतना, ठीक है। तो उस भार मतलब बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाता है। इसका मतलब जब हम किसी भारी हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो उसके पास उस पर हम कार्य करते हैं, वो कार्य उस हथौड़े की कौन सी ऊर्जा में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर है। अब हथौड़े के पास में स्थितिज ऊर्जा, अब इस कील पे अब इस हथौड़े को जोर से प्रहार करते हैं तो हथौड़े को नीचे लाते हैं तो उस पे क्या होगा, गति करेगा, और गति के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी, गतिज ऊर्जा। तो इस कील पे जब वो लगेगा, मतलब पहले स्थितिज ऊर्जा थी और फिर गतिज ऊर्जा से लगी, तो वो कील है वो उसके अंदर लकड़ी के गुटके के अंदर नीचे की ओर गति करेगी। तो इस प्रकार हथौड़े के पास की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, कुल स्थितिज और गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या कहलाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा ही उस कील पर कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, अर्थात वो कील कहां चले जाती है, गुटके के अंदर चली जाती है। तो यहां पर भी क्या होता है, लकड़ी के हथौड़े के भार के कारण, हथौड़े के भार के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा। और जब कील पर प्रहार करेंगे, जब हथौड़े से कील पर प्रहार होता है तो उसके पास में कौन सी ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा। हथौड़े से कील पर प्रहार करने पर, कील पर प्रहार करने पर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा ही कहलाती है। और कुल यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो वो गति करता है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले, धनुष की प्रत्यंचा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं धनुष की प्रत्यंचा। ठीक है, धनुष की प्रत्यंचा। अब प्रत्यंचा किसको बोलते हैं, धनुष की जो पीछे वाली डोरी होती है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। धनुष बांधकर जब तीर को चढ़ाकर उस प्रत्यंचा को खींचा जाता है तो उस प्रत्यंचा में क्या होगा, खिंचाव आएगा एकदम से। अब मान लो हल्के से हमने रख दिया और उसको छोड़ दिया, क्या वो तीर जाएगा, नहीं जाएगा। जब हम प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ाकर पीछे की ओर खींचेंगे तो उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण आएगा, वो रबर की तरफ बढ़ेगा, और जैसे उसको छोड़ेंगे वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, ध्यान से सुनना, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वो विरूपित हो जाए, मतलब उसका आकार बढ़ जाए या घट जाए, परिवर्तित हो जाए। परंतु जब बल हटा दिया जाए तो वो वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक आकार में आ जाए, तो ऐसी वस्तु कहलाती है प्रत्यास्थ वस्तु। और इस गुण को क्या बोलते हैं हम, प्रत्यास्थता। कैसे, जैसे मान लो रबर है, रबर पर बल लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, खींचा जाएगा, इसका आकार बढ़ गया। अब जैसे ही थोड़ा वापस से रबर वही हो गया, तो वो रबर है वो कौन सी वस्तु है, प्रत्यास्थ वस्तु है। और प्रत्यास्थ वस्तु में जो गुण होता है वही गुण कौन सा कहलाता है, प्रत्यास्थता का गुण। कौन सा गुण कहलाता है, प्रत्यास्थता का गुण। तो धनुष की प्रत्यंचा पर जब हम तीर को चढ़ाएंगे तो प्रत्यंचा को पीछे की ओर खींचेंगे तो वो चमड़े की रहती है, वो क्या होती है, खींचती है। और जब उसको छोड़ेंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आएगी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब धनुष की प्रत्यंचा को हम खींचेंगे तो उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के कारण जब छोड़ेंगे तो वो तीर क्या होगा, आगे की ओर जाएगा। अर्थात इसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा बदलेगी, कुल प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो धनुष की प्रत्यंचा में कौन सी ऊर्जा होती है, कुल प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये ऊर्जा किसमें बदल जाती है, उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, धनुष की प्रत्यंचा पर तीर को छोड़ा जाता है तो वो काफी दूर तक जाता है। ये भी एग्जांपल है प्रत्यास्थता का गुण। तो देखो मैंने बताया था ना आपको कि स्थितिज ऊर्जा है वो अलग अलग रूप से हो सकती है। अब प्रत्यास्थ के रूप में तो ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सिंपल, आपने देखा है डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप मेले में जाते हो तो मेले में जाने के बाद में वहां पे एक बंदूक खरीदते हो, वो स्प्रिंग वाली, उसमें स्प्रिंग लगी रहती है। उस बंदूक में क्या करते हो, मेले वाले में आगे एक छोटी सी वो डार्ट होता है उसका, वो लगा के आगे से उसको दबा देते हो। दबाओगे तो उसके अंदर क्या रहती है, स्प्रिंग रहती है, वो स्प्रिंग दब जाती है। अब स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग जैसे दबने के बाद में उस स्प्रिंग के पास में कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन कौन सी, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा, उसको स्प्रिंग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग
स्थितिज ऊर्जा वो उसके पास में आ गई। जैसे आपने डार्ट को दबाया, वो बंदूक में डली हुई स्प्रिंग होती है, वो दब गई और उसके पास में स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब आप ट्रिगर को जैसे ही दबाओगे तो वो स्प्रिंग आगे की हो जाएगी, तो डार्ट पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी, जिसके कारण डार्ट काफी दूर जाके गिरता है। डार्ट, उसको डार्ट होता है, वो डार्ट बोलते हैं ना, डार्ट आप सामान्य भाषा में डार्ट बोलते हो कि डार्ट लगा दे, वो डार्ट नहीं होता है, डार्ट, ठीक है, डार्ट, सॉरी डार्ट ये होता है। तो यहां से उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्प्रिंग ऊर्जा के रूप में संचित होती है, और स्प्रिंग ऊर्जा ये भी देखो, स्प्रिंग ऊर्जा वो भी एक स्थितिज ऊर्जा का एक रूप है। तो इन सब के बारे में हम आगे इनका मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से होती है यांत्रिक ऊर्जा। किसी भी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं के योगफल के बराबर होती है। वन बाय वन हम एक एक को पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा भी पढ़ेंगे, स्प्रिंग ऊर्जा भी पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। करते हैं गतिज ऊर्जा। तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होगी, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो संचित होने वाली ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं इसकी, कि एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नदी का बहता पानी, नदी का बहता पानी, ये पानी बह रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा और उसकी गति होगी, तो गति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आती है। और गाड़ी, कार की गति, मान लो कार रोड पे चल रही है तो उसकी गति होगी, वो भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं गतिज ऊर्जा के। किसी रेस में दौड़ते हुए धावक की गति, तो धावक की गति के कारण उसके पास में कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो ये इसके डेफिनेशन आप सिंपल डेफिनेशन बना सकते हो कि किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें संचित होने वाली ऊर्जा, उसमें संचित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये इस तरीके से होती है गतिज ऊर्जा के एग्जांपल। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा का एक ब्लॉक पे बात करते हैं, क्योंकि हमने जब भी हम कार्य के बारे में पढ़ रहे थे तो एक ब्लॉक पर धक्का लगा के, बल लगा कर ही कर रहे थे ना। तो यहां पर भी हम एक ब्लॉक लेते हैं। मान लो एक क्षैतिज सतह पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रहा। इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, m, स्मॉल m द्रव्यमान का ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर बल लगा के इस साइड बल लगा दिया, F बल लगाकर इसको यहां से विस्थापित करते हैं, कहां तक, s दूरी तक, यहां तक विस्थापित कर दिया और ये ब्लॉक आ गया यहां पे बल लगाने के बाद। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले प्रारंभ में इसका जो वेग था वो कितना है, u स्मॉल u से लिख देते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग, ये इसका u मान लिया हमने। और जब ये ब्लॉक पर F बल लगाया तो बल के कारण इसको क्या मिला, त्वरण। मान लेते हैं ये ब्लॉक एक समान संवेग गति से इधर गति कर रहा है, एक त्वरण से। ये क्या है इसका, एक त्वरण, क्योंकि F बल लगाने से एक त्वरण मिला और एक समान त्वरण से आगे की तरफ गतिशील होकर S विस्थापन करता है। तो इस ब्लॉक का अंतिम जो वेग है वो मान लेते हैं कितना हो जाता है, अंतिम वेग हो जाता है इसका v। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो नहीं? देखो यहां से m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, कोई भी एक सिंपल सा ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे एक बॉक्स मान लो, ठीक है, उसका द्रव्यमान है m। अब इस ब्लॉक ये कोई ना कोई वेग से गतिशील है, इसका प्रारंभिक वेग कितना मान लेते हैं, क्योंकि ये पहले से गतिशील है। अब इसमें अचानक, अब इसके मतलब एक समान वेग से गतिशील है, एक समान मतलब एक कांस्टेंट वेग से, त्वरण एक समान है, एक समान त्वरण से गतिशील है, तो u वेग था। अब इसको त्वरण देके हमें वेग को बढ़ाना है घटाना है, मान लो v करना है, चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, या तो इसको पकड़ के रोकना होगा तो वेग बढ़ेगा, या फिर इसको धक्का देना होगा तो वेग बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि u वेग पर इसको F बल लगा दिया और F बल लगाते इसका वेग बढ़ गया और अंतिम वेग यहां पर S विस्थापन के बाद इसका वेग कितना हो गया, v। और ये कितने त्वरण से गति कर रहा है, a त्वरण से। इसका त्वरण कितना है, स्मॉल a। स्मॉल a त्वरण से गतिशील है और ये a त्वरण है, वो कौन सा त्वरण होगा, एक समान त्वरण। ठीक है, यदि ब्लॉक एक समान त्वरण से गतिशील हो, यदि ब्लॉक एक समान त्वरण से गतिशील हो तो अब एक समान त्वरण से गतिशील होगा तो हम क्या लगा सकते हैं, गति के समीकरण। 9th क्लास में पढ़े हैं आपने गति के समीकरण, बिल्कुल 9th क्लास में गति के समीकरण आते हैं। तो देखो बल वाले चैप्टर में, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं गति के समीकरण कितने होते हैं। न्यूटन की गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन की गति के समीकरण।
वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t होता है समय। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या होता है s विस्थापन, s बराबर ut प्लस 1/2 at², ये होता है न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण। क्या होगा s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at²। तीसरे समीकरण की बात करें तो तीसरा समीकरण होता है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। ये होते हैं न्यूटन की गति के तीन समीकरण। क्लियर है? अब इन तीनों समीकरणों को कब लगा सकते हैं? जब त्वरण क्या हो एक समान, जब एक समान त्वरित गति हो तभी हम क्या कर सकते हैं न्यूटन की गति के समीकरण अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखो एक समान गति के लिए हमें पता है कि इसका प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है v और त्वरण कितना है a, और a त्वरण से कितनी दूरी तय कर रहा है s दूरी तय कर रहा है। ठीक है कि s दूरी विस्थापित किया, इसको s विस्थापित करने में इसका वेग हो गया v। क्या यहां पे समय है? समय आ रहा है इस ब्लॉक वाले सिस्टम में? देखो हमने कहीं पर भी समय t का जिक्र किया है क्या? नहीं किया। अब यहां पे न्यूटन की गति के समीकरण में देखो समय कौन कौन से हैं? समय पहले समीकरण में है, समय दूसरे समीकरण में है, समय तीसरे में नहीं है। तो पहला और दूसरा तो हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे समय है, जबकि यहां पे हम किसी समय के बारे में विचार ही नहीं कर रहे। जब हम समय को देख ही नहीं रहे भाई, कोई चीज हम हमारे पास है ही नहीं तो उसका काम कहां लेंगे? नहीं ले सकते। तो पहला और दूसरा समीकरण तो हम लगाएंगे। अब हमारे पास बचा कौन सा? हमारे पास बचा है ओनली थर्ड समीकरण। तो जब यदि लोग एक समान त्वरण से गतिशील हो तो न्यूटन की गति के कौन से समीकरण से? तीसरे समीकरण से। तो न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से, तो तीसरा समीकरण क्या कहता है? तीसरा समीकरण कहता है कि अंतिम वेग v², अंतिम वेग v था तो ये लो v² माइनस प्रारंभिक वेग u है, u² इज इक्वल्स टू 2a त्वरण और s क्या है? विस्थापन। ठीक है, ये न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण। तो यहां से हम क्या निकालें? s निकालें, क्योंकि हम कार्य के बारे में पता कर रहे हैं ना, कार्य पढ़ रहे हैं, कार्य और ऊर्जा। क्योंकि कार्य ही किसमें बदलता है? ऊर्जा में बदलता है। तो विस्थापन निकाले तो देखो 2a इधर गुणा में, इधर आके किसमें आएगा? भाग में। अतः v² माइनस u² अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू s। ये बन गया विस्थापन, समीकरण नंबर ए। क्लियर है? यहां तक सही है? चलो ये समझ में आ गया आपको? बहुत इजी है, ये कुछ नहीं है। तीसरे समीकरण से हमने किया है। अब हम चलते हैं किस पे? हम चलते हैं कार्य की, कार्य क्या होगा। अब हमें पता है यदि ब्लॉक पर m द्रव्यमान के ब्लॉक पर F बल लगाया जाए और a त्वरण मिले, यदि m द्रव्यमान का ब्लॉक, देखो इसी के आगे लिखा हूं इधर से यहां पे, ठीक है, यदि m द्रव्यमान का ब्लॉक, m द्रव्यमान का ब्लॉक F, m द्रव्यमान का ब्लॉक a त्वरण से गतिशील हो, a त्वरण से गतिशील हो तो बल कितना हो जाएगा? तो बल होगा तो बल F बराबर होगा m/e। m समीकरण नंबर कितना? 2। ठीक है, अब यहां से आप s निकालो, a निकालो। सॉरी हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि हमें बल ही तो मिल सकता है, a मिल सकता है, तो a निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। a को इधर रख लो, a को इधर रख लेना और 2s को इधर लेना, तो 2s रहेगा नीचे। एक ही बात है, ये तो है ना। अब ये बता इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से 2 में त्वरण का मान रखते हैं, a का मान देखो यहां से इसमें रख दें। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 से रखेंगे तो बल कितना आएगा? तो बल F बराबर कितना होगा? m * में a का मान कितना है? v² माइनस u² अपॉन 2s, v² माइनस u² अपॉन में 2s। ये आ गया बल। अतः किया गया कार्य। अब देखो F बल के कारण कितना विस्थापित होता है? s। अतः s विस्थापित करने में किया गया कार्य। यदि F बल से ब्लॉक s दूरी तक s विस्थापित होता है, स्मॉल s विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य, और किया गया कार्य कितना हो जाएगा? कार्य W बराबर कितना होता है? W बराबर F गुणा S, बल गुणा विस्थापन। देखो स्टार्टिंग में बताया था कार्य में Fs cos थीटा होता है,
लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में तो F गुणा S भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री के cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो चलो S का मान यहाँ से देखो, अब बल का मान है कि यहाँ से इसमें रख दें तो कार्य कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 3 व 4 से, और 3 व 4 से निर्देश करोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो कैसे करना है, तो यहां से देखो मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं इधर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इस साइड करते हैं, समीकरण 3 व 4 से कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से यहां पे मान रख देते हैं, उसमें बल का तो किया गया कार्य W बराबर, बल का मान कितना है m इनटू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s गुणा में यहां पे कितना रहेगा s, s से s कट गया, देखो ये s है ना, s से s कट गया तो बचा कितना, तो किया गया कार्य W बराबर बचेगा 1/2, देखो 2 है ना, इधर ले लो m, फिर अंदर क्या बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि बटे में 2 है वो तो आ रहा है, m आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये वाली क्या है, ये वाली गतिज ऊर्जा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W बराबर होगा 1/2m, ब्रैकेट खोलेंगे तो एक बार v स्क्वायर इसके साथ गुणा हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 उसके साथ गुणा होगा m u स्क्वायर, ये बन के आ रहा है। तो किया गया कार्य किसके बराबर आ रहा है, अतः किया गया कार्य इस ब्लॉक की गतिज ऊर्जाओं के, इस ब्लॉक की गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर आ रहा है। अब देखो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन ये यहां से बन के आ रही है ना, तो मैं आपको गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देखो बताता हूं किस तरीके से हो। गतिज ऊर्जा होती है, उसकी डेफिनेशन ये होती है, जब हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, गतिज ऊर्जा को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के से 1/2 mv स्क्वायर, ये होती है, ठीक है, 1/2 द्रव्यमान इनटू में v स्क्वायर। तो देखो यहां पे आ रही है 1/2 mv स्क्वायर। अब v कब में है, अंतिम में, अंतिम अवस्था में, तो ये वाली जो गतिज ऊर्जा आएगी वो कौन सी गतिज ऊर्जा आएगी, अंतिम गतिज ऊर्जा, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। तो इसको ऐसे बोल दूं तो किया गया है W बराबर होगा, इसको लिख देता हूं K फाइनल, फाइनल F का मतलब क्या हो गया फाइनल, अंतिम, माइनस अब प्रारंभिक वेग कितना था u, तो प्रारंभिक वेग u होने के कारण इसकी जो ये गतिज ऊर्जा वो कौन सी आ रही है 1/2 m, देखो v की जगह आ रहा है u, तो ये हो जाएगी K इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, अतः किसी ब्लॉक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उसकी अंतिम तथा प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। तो देखो मैं इसको मिटा के करता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे, एक बार देख लेना इसको। तो यहां से देखो थोड़ा सा रखते हैं, अतः क्या लिखेंगे, लाइन, लाइन हम लिखेंगे अतः किसी ब्लॉक को, अतः किसी ब्लॉक को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उस ब्लॉक की गतिज ऊर्जाओं के, उस ब्लॉक की गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये हम निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, किसी ब्लॉक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में, देखो बल लगाकर x विस्थापित किया ना, तो उसमें जो किया गया कार्य होगा उसकी गतिज ऊर्जा, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको और भी बताऊं, हिंदी में इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं तो उसके बारे में देखना। हिंदी में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः कार्य के बराबर होगा अंतिम गतिज ऊर्जा, देखो के फाइनल है ना, वो कौन सी गतिज ऊर्जा होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस, और ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो ये आ जाएगी माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये इस तरीके से भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं गतिज ऊर्जा
ऊर्जा तक पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग ऊर्जाओं के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।